बिटकॉइन की धूम है। कारण इसे क्रिप्टो कहें या वर्चुअल करेंसी, लेकिन बिटकॉइन की कीमत 18 लाख के करीब पहुंच चुकी है। इस साल बिटकॉइन ने 210% से ज्यादा का रिटर्न दे दिया है और जानकारों को उम्मीद है कि ये यहां से भी बहुत आगे जाएगा। लेकिन क्या आपको बिटकॉइन में निवेश करना चाहिए? और जबकि भारत में इसकी मान्यता को लेकर पहले सवाल उठ चुके हैं, इसमें निवेश करना कितना सही या कितना गलत होगा, आज निवेश के इसी जरिए पर होगी कंज्यूमर अड्डा में चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ रहे हैं बिटकॉइन के एक्सपर्ट और निवेशक अजीत खुराना, फाइनेंशियल एनालिस्ट नीरज भगत और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बीनू अरोड़ा। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। अजीत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई का लगा बैन जो है वो हटा दिया, ये सब बात हम जानते हैं और इसके लीगल फ्रेमवर्क पर विस्तार से मैं आगे चल के आपसे जानकारी चाहूंगी। लेकिन सबसे पहले अब क्योंकि बैन हट चुका है और हम सब जानते हैं कि बिटकॉइन का जो जादू एक तरह से जो फीका पड़ गया था वापस से चढ़ने लगा है लोगों पर। ठीक है, हिस्टोरिकली इस कमोडिटी ने, अगर इस निवेश के जरिए ने अगर आपको हिस्टोरिक रिटर्न्स दिए हैं तो इतनी उतार चढ़ाव की वजह से आपको घाटा भी फेस करना पड़ा है। लेकिन मुख्य सवाल मेरा आपसे यह है कि अब करंट सिनेरियो में इसकी एक्सेप्टेंस को लेकर फिलहाल किस तरह की सिचुएशन भारत में बनी हुई है, और साथ ही रिटेल निवेशक के नजरिए से अगर मैं समझना चाहूं तो ये जरिया निवेश का क्या मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट में शामिल हो गया है? क्या कहेंगे आप? कविता जी, आपने जैसे बात करनी शुरू की बिटकॉइन की तो मेरी दाहिनी आंख फड़फड़ाने लगी, जो कि एक प्रकार से शुभ माना जाता है, तो उसके लिए शुक्रिया। जो मान्यता है बिटकॉइन की इस समय, तो समझो इंडिया में देखा जाए तो लेस देन 0.5%, यानी 200 व्यक्तियों के पीछे ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति बिटकॉइन में निवेश कर रहा है। तो मान्यता तो अभी बस शुरू हुई है, मगर मैं समझता हूं चूंकि अब बहुत थोड़े लोगों ने लिया है बिटकॉइन और आगे जाकर और लोग लेंगे, तो इससे बिटकॉइन के प्राइस का जो फोरकास्ट है वो एटलीस्ट जो डिमांड साइड है कि आगे जाकर डिमांड कितनी बढ़ेगी उससे तो सुनिश्चित हो गया है। क्योंकि जो सप्लाई है बिटकॉइन की, जैसा कि कई लोग जानते होंगे कि बिटकॉइन की सप्लाई तो सीमित है और जो 21 मिलियन टोटल बिटकॉइन बनेंगे दुनिया में, उसमें 18 मिलियन से ज्यादा बन चुके हैं। जो जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात रही, तो सुप्रीम कोर्ट का जो केस था वो आरबीआई के सर्कुलर, यानी आप बैंक अकाउंट से बिटकॉइन का ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं, बस इस तक सीमित था। यह नहीं था कि बिटकॉइन अपने आप में लीगल या इलीगल है। जहां तक बात रही कि क्या आपको इस प्राइस पे भी निवेश करना चाहिए, यह तो बहुत मुश्किल है। अगर समझो इस समय इंडिया के प्राइस के हिसाब से बिटकॉइन 17 लाख से थोड़ा कम है, तो क्या 10 लाख पे आ सकता है? हाँ, आ सकता है। 30 लाख तक पहुंच सकता है? हाँ, पहुंच सकता है, क्योंकि ये पूरा मार्केट फोर्सेस पर है, ये कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने बिटकॉइन खरीद लिया है और मैं प्राइसेस को रेगुलरली देख रहा हूं और मेरी कोशिश यही रहेगी कि थोड़े और बिटकॉइन खरीदने का मौका मिले तो मैं जरूर खरीदूं। एक सीधा सा सवाल अजीत जी, बिटकॉइन खरीदना लीगल है या इलीगल है? जो कंफ्यूजन लोगों के सहन में सबसे ज्यादा है, उस पर आप जवाब दे दीजिए एक लाइन में। 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूं, काफी जिम्मेदारी के साथ, कि इस समय ऐसा कोई भी इलीगैलिटी नहीं है। आपको खाली एक चेतावनी दूंगा, यदि आप इंडिया में हैं तो बिटकॉइन खरीदने के लिए जो आप रुपए भेजेंगे वो कृपया अपने बैंक अकाउंट से ही भेजिए, और जब आपको मुनाफा होगा और आप पैसे निकालेंगे तो पैसे वापस अपने बैंक अकाउंट में ही डालिए। और अगर आप खरीद या बेच रहे हैं तो कृपया इंडियन एक्सचेंजेस पर ही, ना कि किसी फॉरेन एक्सचेंज से खरीदें या बेचें। यदि आप ये कर रहे हैं तो सुनिश्चित रहिए। बिल्कुल, ये कैसे होगा वो हम आगे बताएंगे शो में, लेकिन चलिए निवेश का ये जरिया आपको कमाई कैसे करके देगा, नीरज जी अब इस पर आते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का अर्निंग पोटेंशियल जो है आप समझें। प्राइस फोरकास्ट कैसे होता है, कैसे ये जो निवेश का जरिया है कामकाज कैसे करता है, क्योंकि एक वक्त तो हम देखते हैं, अभी हाल ही में रिकॉर्ड हाई हुआ और अगले दिन हमने देखा कि लगभग 6% की गिरावट आ गई। बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत वॉलेटाइल निवेश का जरिया है। प्राइस डिस्कवरी कैसे होती है? हम सब, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम सोने को ले लें, हम क्रूड को ले लें, हम कहते हैं कि इसको बाजार डिस्कवर करता है। ग्लोबल मार्केट्स के तर्ज पे यहाँ पे बाजार में प्राइसेस तय होते हैं। बिटकॉइन को लेकर ऐसा क्या है? देखिए कविता जी, मेरी बिटकॉइन की कैसे चलता है, इससे पहले मेरी दो कंसर्न्स हैं एज ए इन्वेस्टर। देखिए क्या होता है कि कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट, सपोज आप गोल्ड लीजिए या स्टॉक्स लीजिए, तो उसमें क्या है कि लीगल बैकिंग है या नहीं है। अब देखिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको बोल दिया कि ठीक है जी, बैंक्स अकाउंट, एक्सचेंज का अकाउंट खोल सकते हैं,
बट अल्टीमेटली क्या है कि अभी कोई भी मार्केट रेगुलेटर नहीं है जो बिटकॉइन को रेगुलेट करे। अब देखिए स्टॉक्स है, उसको स्टॉक्स को रेगुलेट करने के लिए सेबी है, अभी बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए आपका आरबीआई है। अब अभी जो बिटकॉइन को रेगुलेट करने के लिए कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि अल्टीमेटली अगर रेगुलेटर नहीं है, अब सपोज मेरा बैंक में पैसे पड़े हैं और कोई इशू आता है, अगर मेरे बैंक डिपॉजिट्स पे बैंकर मेरे को इंटरेस्ट कम दे रहा है या मेरा कुछ और प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं क्या करता हूँ, बैंक का एक नोडल ऑफिसर है, मैं उसके पास जा सकता हूँ। सिमिलरली मैं आरबीआई में कंप्लेंट कर सकता हूँ, तो जो कि वो बिटकॉइन में मिसिंग है। अब ऐसी स्टॉक्स में क्या है, अगर सपोज कर लीजिए कोई कंपनी मेरे को जो मेरे स्टॉक्स है वो डीमैट में नहीं ट्रांसफर कर रही है, कोई और इशू है, तो मैं सेबी के पास कंप्लेंट कर सकता हूँ। तो ये रेगुलेटर अभी इसके लिए कोई नहीं है। ठीक है, बैंक आरबीआई सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, एक्सचेंजेस खोल सकते हैं, बट अल्टीमेटली कोई रेगुलेटर नहीं है। तो रेगुलेटर नहीं है तो अल्टीमेटली कोई कंसर्न्स आएगी मेरी एज ए इन्वेस्टर, तो मैं किसके पास जाऊंगा? तो मेरे लिए वो एक मेजर कंसर्न है। सेकंड, इसकी हाईली वोलेटाइल है ये। अब हाईली वोलेटाइल, अब देखिए कल क्या हुआ कि 6% एकदम कम हो गया। अब ये देखिए 3,000 से लेके ऑलमोस्ट ये अब $23,000 तक पहुंच गया। तो ये इसकी डिमांड एंड सप्लाई के ठीक है, क्योंकि इसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, बट ये हाईली वोलेटाइल है। अब हाईली वोलेटाइल होने की वजह से क्या है कि मेरे को पता नहीं इसका क्या बैकिंग है और क्यों इसका रेट बढ़ रहा है। अब आप देखिए, अगर स्टॉक्स है मेरे, तो अगर कंपनी की फंक्शनिंग है तो मेरे को अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मेरा स्टॉक आगे परफॉर्म करेगा अच्छा, मेरा स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। सिमिलरली गोल्ड है, अगर मेरी गोल्ड की मार्केट जो डिमांड्स है उसके हिसाब से मेरा गोल्ड प्राइस कम होगा या बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से क्या है कि अल्टीमेटली क्या है, इसमें अभी कोई रेगुलेटर नहीं है। तो रेगुलेटर नहीं है तो मेरी एज ए इन्वेस्टर कंसर्न रहती है, तो मैं इसको एज ए इन्वेस्टर मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। ऑलराइट, आपके जितने भी सवाल है आगे चल के मैं अजीत जी को डायरेक्ट करूंगी, लेकिन बीनू मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मिसिंग है साफ तौर से। ठीक है, सेबी है आपके पास, अगर आप मार्केट्स की बात करते हैं, बैंक फिक्स डिपॉजिट या बाकी अगर इन्वेस्टमेंट्स की आप बात करते हैं, बैंकों की जो आप करते हैं, तो आपके लिए आरबीआई है। लेकिन यहां पर हमारे पास एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। धोखाधड़ी मेरे साथ अगर हो जाए, जो कि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा पढ़ते हैं अखबारों में, ग्लोबली हमने देखा है कि बहुत ज्यादा चीटिंग के केसेस निकले हैं क्रिप्टो करेंसीज में। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में आपको किसी भी तरह की धोखाधड़ी का सामना नहीं करना पड़ा है। सबसे पहले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की कमी की वजह से हम कैसे इस अड़चन को दूर कर सकते हैं बीनू, और दूसरा किस तरह की ऑनलाइन धोखाधड़ी हो सकती है, क्योंकि हम डिजिटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं यहां पर। देखिए, इसमें धोखाधड़ी की बात की जाए तो आज अगर आप रिपोर्ट देखते हैं इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अंदर, तो टोटल जो फ्रॉड्स और मिसअप्रोप्रिएशंस ग्लोबल मार्केट में है, ये करीबन $800 बिलियन से ऊपर है। और अगर आप बिटकॉइन में देखते हैं, टोटल जो फ्रॉड है और जो मिसअप्रोप्रिएशंस हुई है, इट इज रफली अराउंड $4.5 बिलियन। तो इन द ग्रैंड स्कीम जो नंबर ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं बिटकॉइन के थ्रू, ये बहुत ही छोटा वॉल्यूम है, बहुत ही छोटा वॉल्यूम है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट आई थी, ये भी समझाइएगा प्लीज। बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जैसे अगर आप स्विफ्ट जो सभी इंटरनेशनल बैंक्स की पेमेंट को प्रोसेस करते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट ली थी फॉलो द मनी, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि आज भी क्रिमिनल्स हैं वो कैश को ही प्रेफर करते हैं फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस करने के लिए रादर देन यूजिंग बिटकॉइन। तो पहली चीज तो आपसे ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात ये है, फ्रॉड्स करने के लिए बिटकॉइन के अंदर सबसे जो पॉपुलर मैकेनिज्म इस टाइम साइबर क्रिमिनल्स यूज करते हैं, वो दो तरीके से करते हैं। पहली चीज, जो क्रिमिनल्स, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग्स है, चाहे वो वेपन सेल करते हैं या ड्रग सप्लाई करते हैं, वो सब क्रिमिनल गैंग्स जो अपने एक्चुअल में जो फंड्स होते हैं, जो मनी को ट्रांसफर करते हैं बिटकॉइन में, दैट इज द फर्स्ट प्राइमरी मोटिव ऑफ दीज पीपल। और इसमें 3 कंट्रीज का नाम साफ साफ बाहर निकलता है, जैसे फिनलैंड, सेकंड आपका रशिया, और जो तीसरा है आपका यूनाइटेड किंगडम। ये 3 कंट्रीज सबसे ज्यादा फंडिंग होती है बिटकॉइन नेटवर्क के अंदर फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज। सेकेंड चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस बिटकॉइन के अंदर वो बिटकॉइन के जरिए डार्क वेब मार्केट्स में बहुत होती हैं। डार्क वेब मार्केट्स बेसिकली एक इंटरनेट है जो आम आदमी एक्सेस नहीं कर पाता है, और उसके अंदर हर तरह का मटेरियल, हर तरह का सामान मिलेगा आपको, और बहुत सारा सामान इलीगल भी होता है। और उन मार्केट्स के अंदर मोर देन 97% ट्रांजैक्शंस बिटकॉइन के जरिए की जाती है। अच्छा, हालांकि वॉल्यूम छोटा है इफ यू लुक एट द बिग पिक्चर, अगर आप पूरी पिक्चर देखेंगे, मगर बिटकॉइन का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है इन्हीं डार्क वेब मार्केट्स के अंदर, जो हम लोग ऑब्जर्व करें डे टू डे बेसिस पे। बिल्कुल। मेरे ख्याल से इसी की वजह से भी लीगल फ्रेमवर्क बनाने में काफी अड़चने भी आ रही है। लेकिन चलिए, जितने भी सवाल यहाँ पे नीरज जी ने उठाए हैं, उनके जवाब हम अजीत जी से लेते हैं। सबसे पहले लीगल फ्रेमवर्क की जो हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ फ्रॉड हो जाए, धोखाधड़ी हो जाए, तो हमारे पास किसी तरह के इंस्टीट्यूशन की बैकिंग नहीं है। अजीत जी, क्या कहेंगे आप?
देखिए ऐसा है कि यदि शेयर्स में हो जाए तो सेबी है, बैंक में हो जाए तो आरबीआई है, ये तो ठीक कहा नीरज जी ने। मगर मैं ये पूछना चाहूंगा, सपोज आप गोल्ड स्मिथ के पास जाए, सोने की दुकान पे जाए और वो 22 कैरेट गोल्ड की जगह आपको 18 कैरेट गोल्ड दे दे, तो उसके लिए कौन सा रेगुलेटर है? कोई भी रेगुलेटर नहीं है। उसके लिए जो हमारा इंडियन पीनल कोड है या जो कानून है, पुलिस स्टेशन है, वो सारे आपको अवेलेबल है। ठीक उसी तरह अगर आपके पास बिटकॉइन का कोई धांधलेबाजी हो जाए तो वही कानून आपके लिए अवेलेबल है। यदि कोई आपका सोना चोरी करे, कैश चोरी करे, उसके लिए कोई रेगुलेटर या रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, मगर पुलिस है, क्रिमिनल लॉ है। ठीक उसी तरह बिटकॉइन के अंदर भी आपके पास वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। यह बात सही है कि बिटकॉइन क्योंकि एक नया इंस्ट्रूमेंट है और नए इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि लोगों को ज्यादा जानकारी होती नहीं है, तो फ्रॉड का डर थोड़ा ज्यादा होता है। तो इसके लिए मैं तो पूरे रूप से यह कहूंगा कि लोगों को जरूर, हमारे देश को जरूर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। मगर यह कह देना कि मेरा अगर बिटकॉइन के साथ मेरा कोई फ्रॉड हो जाए तो मेरे पास कोई लीगल रिकोर्स नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। हर एसेट में जैसे होता है इस देश में, बिटकॉइन के साथ भी वही आपके पास विकल्प अवेलेबल है। तो इसका जवाब मेरे ख्याल से बीनू विस्तार से दे पाएंगे। बीनू, अब तक भारत में इस तरह के कुछ केसेस हुए हैं? क्या किसी तरह का साइबर लॉ है जो कि प्रोटेक्ट कर सकता है आपको? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो यूएस स्पेशली और यूरोप के अंदर कई देशों ने, जैसे जर्मनी के अंदर कई सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स आए हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आज जितने भी आपके क्रिप्टो एक्सचेंज नेटवर्क्स हैं उसमें वो सब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आते हैं, जिसकी वजह से उन सबको नो योर कस्टमर, योर KYC करना पड़ता है। अगर आपको पैसा भेजना है फ्रॉम एंटिटी A टू एंटिटी B, तो ये आपको करना पड़ेगा, आपको KYC करना पड़ेगा। जिसकी वजह से आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब से ये KYC और ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट होने शुरू हुए हैं, स्पेशली जैसे आपके यूएस के अंदर, जर्मनी में, कनाडा में, सिंगापुर में भी बन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बन चुके हैं, AML के अंदर ऑलमोस्ट सभी एक्सचेंजेस आते हैं आज के टाइम पे। तो उसकी वजह से जो नंबर ऑफ जो आपके क्राइम्स हो रहे हैं मार्केट में बिटकॉइन के जरिए, वो बहुत कम हो चुके हैं। इनफैक्ट एक रिपोर्ट आई है, जो एक साइफर एनालिसिस की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया भी है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन विच आर लिंक्ड टू क्रिमिनल एक्टिविटीज वो 60% गिरी है पिछले साल में। और इसका रीजन यही है कि जो रेगुलेशंस कंट्रीज, देश अपने लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं, इसकी वजह से फ्रॉड करने के स्कोप और चांसेस कम होते जा रहे हैं। KYC। अब इसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभी भी फ्रॉड होते क्यों हैं। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे हाई रिस्क एक्सचेंजेस हैं जो आपके अलग अलग देशों में, यूरोप के अंदर पड़े हुए हैं, जहां पे अभी भी KYC नहीं किया जाता, या ओवर द काउंटर कोई बंदा पैसे देके बिटकॉइन खरीद सकता है। बिल्कुल। और वहीं पे सारे आपके मनी म्यूलर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कैश देके बिटकॉइन ले लेते हैं और उनको ट्रांजैक्शन को घुमा डालते हैं अलग अलग देशों के जरिए। बट ये जो तरीका है मनी लॉन्ड्रिंग का, ये बिटकॉइन में नहीं, ऑलमोस्ट हर कमोडिटी में है, इंक्लूडिंग कैश में भी। बिल्कुल बिल्कुल। बट रेगुलेशंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसके जो रेप्रिकेशंस हैं वो काफी खतरनाक हो सकते हैं फ्यूचर में। बिल्कुल। लेकिन लोगों की दिलचस्पी क्रिप्टो करेंसी या खासतौर से अजीत जी बिटकॉइन में कितनी है, इस बात का पता जो हमारे देश में एक्सचेंजेस हैं उसको देखकर हम लगा सकते हैं। तो पहले सवाल पर ही मैं फिर से आऊंगी, ये बताएं हमें या ये समझाएं हमें अजीत जी, प्राइस डिस्कवरी कैसे होती है? तमाम कमोडिटीज और फाइनेंशियल एसेट्स की प्राइस डिस्कवरी की जो तरीके हैं, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, टेक्निकल एस्पेक्ट्स, वो हम सब जानते हैं, लेकिन बिटकॉइन का तरीका क्या है, ये बताएं। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप ग्लोबली देखें, ठीक उसी तरह जिस तरह के सोना, गोल्ड एक ग्लोबल एसेट है, ठीक उसी तरह बिटकॉइन भी एक ग्लोबल एसेट है। तो इसका जो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है, यदि हम सारे समझो टॉप के 100 एक्सचेंजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको जोड़ लें, तो लगभग $100 बिलियन का रोज का ट्रेड होता है। $1 बिलियन, जैसा कि आपके दर्शक जानते ही होंगे, लगभग 7,500 करोड़ रुपया होता है। तो आप उसको और दो जोड़ दिए, अराउंड 75,000 करोड़ रुपीस का डेली वॉल्यूम होता है। दैट मींस उसमें आधी ट्रांजैक्शन बाइंग की हुई, आधी सेलिंग की हुई, अगर कोई डबल काउंट कर रहा है तो इतने सारे बायर्स और सेलर्स जुड़े हुए हैं, और डिमांड और सप्लाई की तरह, ठीक उसी तरह जिस तरह एप्पल कंप्यूटर के शेयर्स या स्टेट बैंक के शेयर्स या गोल्ड का प्राइस डिटरमिन होता है कि बायर्स और सेलर्स जो प्राइस डिटरमिन करते हैं वही प्राइस बनता है, ठीक इसी तरह ओपन ऑर्डर बुक्स से ही प्राइस डिस्कवर होता है। यहां तक कि मैं आपको एक चीज बहुत आपको दिलचस्प लगेगी कि दुनिया में ऐसी कई एक्सचेंजेस हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस, जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज का दिया हुआ जो सॉफ्टवेयर है ऑर्डर बुक का, ऑर्डर मैचिंग का,
वही यूज करते हैं। इंडिया में भी TCS नाम की जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उसने भी एक एक्सचेंज ऑर्डर बुक मैचिंग का एक सॉफ्टवेयर बनाया है। तो बहुत रोबस्ट सिस्टम्स हैं और 75,000 करोड़ रुपीस की रोज ट्रेडिंग हो रही है, उसी से प्राइस डिस्कवर होता है। ऑलराइट, लेकिन रिटेल निवेशक इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? तमाम एक्सचेंजेस में जो ट्रेडिंग होती है उसको आप कैसे समझ सकते हैं, और साथ ही बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो में तमाम सवालों के बावजूद भी क्या आपको शामिल करना चाहिए? इसके जवाब लेंगे हमारे पैनलिस्टों से इस ब्रेक के बाद।
देश के हर पहलू पर हम कर रहे हैं विस्तार से चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान बने हुए हैं अजीत खुराना, नीरज भगत और बीनू अरोड़ा। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को और नीरज जी आपके पास मैं आऊंगी पहला सवाल लेकर इस सेगमेंट में, क्योंकि अब अहम पोर्टफोलियो की बात हो रही है। रिटेल निवेशकों को बिटकॉइन में निवेश पर हम सलाह दे रहे हैं। तमाम कठिनाइयां यहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर अभी भी मौजूद है, लेकिन हम देश में उभरते हुए एक्सचेंजेस भी देख रहे हैं, लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है, कॉर्पोरेट्स की एक्सेप्टेंस भी बढ़ती हुई देख रहे हैं। कई सारे कॉर्पोरेट बैंक है जो आपको पर्सनल लोन दे रहे हैं, बिटकॉइंस को प्लेज कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट और मोड ऑफ पेमेंट अभी तक इसको लेकर देश में कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन लोगों का रुझान बढ़ रहा है। एज अ रिटेल निवेशक मेरे पोर्टफोलियो में बिटकॉइन में क्या मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए? इन तमाम सवालों के बावजूद और करनी चाहिए तो आप क्या सलाह देंगे? देखिए, अभी जो ट्रेंड आ रहा है इन्वेस्टमेंट का, जो बिटकॉइन में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बेसिकली मिलेनियल्स कर रहे हैं, जो बेसिकली जो 1981 से 96 के बीच में बॉर्न हुए हैं, वो मिलेनियल्स बेसिकली इसको काफी अट्रैक्ट कर रहे हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बट जो मैच्योर इन्वेस्टर्स हैं और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो अभी भी वेट कर रहा है उसको अभी कि जब रेगुलेशन आ जाएगा मैं तभी इसको इन्वेस्ट करूंगा। वो अभी देखिए कि जैसे येस बैंक फियास्को हुआ, देन लक्ष्मी विलास बैंक का फियास्को हुआ, तो क्योंकि येस बैंक में क्या होगी 15 दिन का मोरेटोरियम रहा, उसके बाद जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसे उनको मिल गए, क्योंकि एसबीआई ने इन्वेस्ट किया और मोरेटोरियम आरबीआई ने एकदम एक्शन में आया और एकदम सॉन्ग करके उसमें आ गया। तो मेरे ख्याल से अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं, अपने पोर्टफोलियो की बारीकी को समझना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा सतर्क होकर ही पैसे डालने चाहिए। समय लगभग खत्म हो गया है, लेकिन बीनू मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये समझना है मुझे सेफली मैं कैसे ट्रेड करूं, क्या गुरु मंत्र आप देंगे? बिटकॉइन के जरिए अगर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, सबसे पहली और बहुत जरूरी बात कि आप एक एक्सचेंज के जरिए ही ट्रेड करिएगा और अपने अकाउंट को पूरा लॉक करके रखिए। आजकल कई सारे हैकर्स हैं जो कई तरह के स्कैम्स और फ्रॉड्स करने की कोशिश करते हैं, आपके एक्सचेंज के अकाउंट को हैक करने की कोशिश भी करेंगे। तो अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाइएगा। ठीक है, दिस इज ये मेन रीजन है जिसकी वजह से लोग अपना पैसा खो बैठते हैं। ठीक है, अजीत जी आपके पास आऊंगी। बिटकॉइन पर टैक्स एंगल और किस तरह से एक्सचेंजेस के जरिए आपको ट्रेड करना चाहिए और खासतौर से वोलेटिलिटी को लेकर आप क्या सलाह देंगे, जो हम बहुत देखते हैं क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। यदि कोई व्यक्ति बस फिक्स डिपॉजिट में निवेश करता हो जिंदगी भर, तो उसे कह दें कि आप शेयर मार्केट में कीजिए, तो उसे शेयर मार्केट बहुत वोलेटाइल लगेगी और उससे काफी कदम आगे है बिटकॉइन की मार्केट। इस समय 17 लाख रुपए के आसपास का रेट है बिटकॉइन का। तो क्या 15 लाख हो जाएगा, क्या 25 लाख हो जाएगा, ये फ्रैंकली मैं भविष्यवाणी कर नहीं सकता। तो इसलिए मैं क्या करता हूं आपको ये बताता हूं। जिस तरह शेयर मार्केट में SIP की जाती है, यानी कि आप एक इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, जैसे कि रोज के 100 रुपए या हर महीने के 5000 रुपए आप डालिए, ताकि महंगे रेट पे आपको कम यूनिट्स मिले और सस्ते रेट पे आपको ज्यादा यूनिट मिले। मेरे ख्याल से बिटकॉइन में भी यही एक सबसे बढ़िया तरीका है। और इस समय इंडियन एक्सचेंजेस में आप 10 रुपए का या 100 रुपए का भी बिटकॉइन का हिस्सा खरीद सकते हैं। तो जो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप खरीद सके, उतना थोड़े समय के बाद उतना फिक्स्ड अमाउंट के हिसाब से खरीदिए। मेरे ख्याल से यही बेस्ट तरीका है थोड़ा सेफ रहने का। बिल्कुल, रिस्की इन्वेस्टर हैं आप, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है तो जरूर आप क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में निवेश कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपना बेसिक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो आपको जरूर बना लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दे, नमस्कार।